हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग मैं आज आपका देखेंगे भारत और समकालीन विश्व। जो आपका बुक है फर्स्ट, उसको हम लोग आपका देखेंगे और मैं अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूं। मेरा अरेंजमेंट का लेक्चर है, तो आइए हम इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। कि जो आपका यूरोप है, यूरोप आप सबसे पहले ज्योग्राफी में थोड़ी आप बेसिक जानकारी रखते होंगे। यूरोप एक महाद्वीप है। कैसा है? यूरोप एक कॉन्टिनेंटल है और ये महाद्वीप है। जो आप देखेंगे, ये जो महाद्वीप है इसके डेवलप होने का एक बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड आपका चला है। ये कैसे कैसे आपका धीरे धीरे आपका डेवलप हुआ है, कैसे इसमें क्रांति हुई, कैसे इसमें समाजवाद बना, कैसे यहाँ के लोग शिक्षित हुए। और पूरे विश्व में मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले चाहे आधुनिकता हो, चाहे आपका समाजवाद हो, चाहे लोकतंत्र जैसे आपके शब्द गढ़े गए हों, वो सबसे पहले यूरोप में ही आपका फले और फूले हैं। क्लियर है? और जितने भी आपका विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान रहा है, चाहे आपका 17वीं शताब्दी में रहा हो, 18वीं में, वो यहीं से ही शुरुआत मानी जाती है। आइए तो हम देखते हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजवाद की। कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन का युग, कि जो आपका एक समय होता है जब आपका सोसाइटी में आपके जिस आप समूह में रहते हैं, जिन आप लोगों के बीच रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका सामाजिक समूह कहते हैं। क्लियर है? ये सामाजिक समूह क्या है? आप ध्यान दें। देखिए, कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा है। कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, पिछले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बाद यूरोप में क्या होने लगा था? आपका लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी और समानता। दो ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में बहुत विस्तृत, यानी कि बहुत अलग हैं और उनके बहुत व्यापक मायने हैं। स्वतंत्रता, तो आपकी नजर में स्वतंत्रता क्या है? क्या केवल बिना किसी भय के सांस लेना आपकी स्वतंत्रता है, या फिर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो आपकी समानता है उसको आप समानता मानते हैं? तो ये बहुत बड़े अपने आप में व्यापक हैं और इनकी अलग परिभाषाएं हो सकती हैं और अलग अलग रूप से हम इनको देख भी सकते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचार के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात किया। कह रहे कि जो हमने कल्पना नहीं की थी वो परिवर्तन भी हमको इस समय आपके देखने के लिए मिले। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेटस और श्रेणी में बता था। आप जानते हैं स्टेटस कौन था? अमीर वर्ग। और श्रेणी कैसे थे? निम्न वर्ग। और इसमें भी दो श्रेणी में आपका डिवाइड था। ये मैं आपको लेक्चर के अंतर्गत पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं और बहुत अच्छे से बता भी चुका हूं। क्लियर है? समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। कह रहे जितनी भी आपका सामाजिक में आर्थिक और सामाजिक, सामाजिक मतलब सोशल स्टेटस, जिनका समाज में दबदबा था, जिनकी बातें चलती थी समाज में, जो समाज को लीड करते थे और लोगों के सामने अपनी बात रखते थे, वो सब क्या था? और आर्थिक यानी कि जिन पे पैसे के रूप में, समृद्धि के रूप थे, उन पर किसका कब्जा था? जो स्टेटस वाले लोग थे। श्रेणी लोग कैसे थे? मध्यम वर्गीय, निम्न स्तर में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हमने देखा था। कह रहे हैं कि लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। कि जिस तरह से क्रांति हुई, जो आपका रिवोल्ट हुआ, अब लगता था कि ये सारी चीजें बदल जाएंगी। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। तो कौन सी चर्चा छिड़ने लगी? आपके दुनिया में एक नया विषय है कि लोगों के अपने व्यक्तिगत तो राइट्स हैं। आप देखिए, आप हैं, आप चाहे कुछ भी करें, आप सरकार का हर नियम कानून माने, लेकिन कुछ आपके अपने व्यक्तिगत राइट्स तो होंगे कि मेरे को इस तरह से कुछ जीना है, इस तरह से कुछ करना है। तो आपके कुछ व्यक्तिगत राइट्स हैं।
तो लोगों ने व्यक्तिगत राइट्स के लिए सामाजिक सत्ता पर कैसे नियंत्रण हो, इस पर आपका लोग एकजुट हो गए और लोगों ने विचार करना शुरू किया कि हमारा भी तो कुछ हक है और हमको जो आपकी सामाजिक सत्ता पर किस तरह से नियंत्रण हो ये हमको देखना है। पूरे विश्व में ये बात का चर्चा अब आपका आम हो गई थी, या कह सकते हैं चलने लग गई थी। भारत में भी राजा राम मोहन राय और एक, देखिए दो व्यक्तियों का नाम बड़ा आता है, ध्यान रखिए। भारत में एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए राजा राम मोहन राय। कभी आपको मौका मिले तो राजा राम मोहन राय और डेरिजेरियो जो है, इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। डेरिजेरियो को, डेरोजियो, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने भारत में आपका सामाजिक परिवर्तन में अमूल चूल आपके परिवर्तन किए हैं। अगर आप इनको देखोगे तो बहुत परिवर्तन जो है आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। कैसा परिवर्तन है? राजा मोहन राय ने समाज में फैली कुरीतियों को आपका लोगों को समझाया और बताया। अंग्रेजों के माध्यम से सती प्रथा जैसी, दास प्रथा जैसी, ठगी जैसी प्रथा और ना जाने कितनी ऐसी कुरीतियां थी, खास कर जो आपकी महिला बच्चा हत्या थी। जन्म के समय बच्चों को मार देते थे अगर लड़की पैदा हुई है, तो उन जैसी कुरीतियों को बाहर निकालने में, समझाने में। और डेरिजेरियो ये ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर जागरूकता भरी, विज्ञानवाद को भरा, तर्क के आधार पर बातों को रखने की कोशिश की कि विज्ञानवाद कितना प्राइम है, और लोगों को समझने का प्रयास किया कि कैसे आप समझ सकते हैं कि विज्ञान ही आपका सर्वोपरि है। तो इन सब चीजों की कोशिश की। ठीक, अब कह रहे हैं बहुत से लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े, और बहुत सारे लोग क्या थे कि क्रांति की जो बहस चली है वो सब इसी में आपका कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेश में घटी घटनाओं ने इनके विचारों को एक नया रूप प्रदान कर दिया। कैसा दे दिया है इनको? आपका नया रूप आपका प्रदान किया। मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। आप सोचें कि यूरोप में हर लोग ये चाह रहे थे कि वहां पर आपका सामाजिक परिवर्तन हो, तो ऐसा नहीं था। क्योंकि जो एक वर्ग था, स्टेटस वाला वर्ग, उसके लिए तो सब कुछ बढ़िया था, सत्ता उसकी मेंटेन थी, सब कुछ उसके हाथ में था, आर्थिक हो, सामाजिक हो, चर्चों पर उनके कब्जे थे। तो उन्हें क्या जरूरत थी समाज में परिवर्तन लाने की? तो परिवर्तन कौन चाह रहा था? जो आपका श्रेणी वर्ग में विभाजित था। क्लियर है? उनको क्या चाहिए था? उनको ही आपका परिवर्तन चाहिए था। क्लियर है? कह रहे कि सब लोग इसके पक्षधर भी नहीं थे। इस सवाल पर अब सबकी अलग अलग राय थी। बहुत से लोग दबाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि वह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज में अमूमन पुनर्गठन जरूरी है। क्या कह रहे हैं? कि समाज में एक आपका पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे जो उदारवादी और अमूल परिवर्तन, यानी कि रूढ़िवादी, क्लियर है, उदारवादी जो आपके लिबरल थे, अमूल मानव जो आपके रेडिकल थे, ठीक, समाधानों के पक्ष में थे। अब जो व्यक्ति रूढ़िवादी है, मतलब उसे नई चीजों को स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में हमेशा वो उसमें नकारात्मक चीजें ढूंढ ही लाएगा, चाहे कुछ भी हो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखिए आपके गांव में, आपके समाज में, आपके पास पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे रूढ़िवादी होते हैं जो अपनी बातों को सही प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आधुनिकता को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। क्लियर है? तो कुछ उदार है और कुछ अमूल परिवर्तन करते हैं उनके पक्ष में। कह रहे कि उस समय संदर्भ में शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क था। कह रहे जो राजनीति की धारा बह रही थी, इन धाराओं में किस तरह का फर्क था, किस तरह का अंतर था, ये हमको देखना था। और वह कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, यहां हमें ध्यान रखना है कि इन शब्दों को हर काल और परिवेश में एक सा नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, एक टाइम पीरियड हो, हर एक काल हो, वो उसमें एक सा नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। कैसे करेंगे? कुछ आर्थिक राजनीति का अध्ययन करेंगे।
कि उन्हें राजनीति के संदर्भ में क्या असर डालता है। इसके बाद हम ऐसी घटनाएं पर नियंत्रण ध्यान केंद्रित करेंगे जिनमें समाज में रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। ऐसा किया गया हो, रेडिकल पुनर्गठन का एक प्रयास किया। क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 19वीं सदी के स्वरूप तय करने लगे। सबसे पहले महत्वपूर्णता की शक्तिशाली विचार की श्रृंखला का हिस्सा बने। इस सबसे पहले आप क्या हो, एक शक्तिशाली श्रृंखला, एक यूनिट बन जाएं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं और हम उन पर और अधिक जिस तरह से हम सोचते हैं वहां जा सकते हैं। कह रहे हैं कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। अब कई शब्द आ रहे हैं, ध्यान देखना है। एक आया है उदारवादी, एक है रेडिकल और एक आपका रूढ़िवादी। अभी हमने पीछे क्या देखा था, क्या पढ़ रहे थे कि इस अध्याय में 19वीं शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उनमें परिवर्तन पर क्या असर डाला, और उसके बाद कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज को रेडिकल यानी कि पुनर्गठन की एक गंभीर प्रयास किया। तो रेडिकल का मतलब क्या हुआ, पुनर्गठन का हमने इसमें कोशिश की है। समाज में परिवर्तन के समर्थकों का एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी मतलब उनके विचारों में लिबरता थी और वो अच्छी चीज को एक्सेप्ट करने से नहीं हिचकिचाते थे। उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे कि जिनमें सभी धर्मों को बराबर और समान जगह मिले। क्या चाहते हैं, राष्ट्र यानी कि नेशन में क्या हो, जो भी हमारे धर्म है सबको बराबरी का हिस्सा मिले, सम्मान तथा एक साथ जगह जो है, ये सारी चीजें आपकी इनको बराबर होनी चाहिए। कैसे हैं, बराबर होनी चाहिए। दूसरा देखिए, आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि यूरोप के जो देश हैं उन देशों में किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्या ये कहना बिल्कुल सही है? तो हाँ, मेरे हिसाब से तो कई हद तक सही होगा, क्योंकि यूरोप में एक ही धर्म आपका फल फूल रहा था और जो था आपका ईसाई धर्म, जिसको हम क्रिश्चियन कहते हैं, वो ही जो था वो इनका धर्म था। ब्रिटेन की सरकारें चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। मैंने क्या कहा था, क्या करती थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। देखिए, इसमें भी जो आपका क्रिश्चियन है वो दो प्रकार की कम्युनिटी में बटा है और यहां से शुरू होगा। एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक वो होंगे जो अपनी पुरानी रूढ़िवादिता को लेकर चलेंगे, क्लियर है, और जो आपके दूसरे होंगे जो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्लियर है, उदारवादी समूह भी इनमें आएगा, जो आपका प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक, उनको देखते हैं। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। कह रहे जो आप वंश के आधार पर राजा महाराजा शासक बनते आ रहे हो और बिना बात हम पर सत्ता कर रहे हो, हम इसका विरोध करते हैं। कौन कह रहे हैं ये शब्द, ये कह रहे हैं वहां के उदारवादी जो आपके समूह हैं, वो सारी चीजें इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के मात्रा के अधिकार के रक्षा के पक्षधर थे कि व्यक्ति का जो भी आपका मात्र भर का अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या उसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है, कि सरकार के पास क्या नहीं है, कोई किसी प्रकार का राइट्स नहीं है कि वो किसी के अधिकार को छीन ले या वो किसी के अधिकार को आपका वंचित करे। यह समूह प्रतिनिधि पर आधारित ऐसे निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों को शासक और अफसरों के प्रभाव से मुक्त है और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार ही क्या है, कार्य शासन है, चलाया जाए। और यहाँ पर आपका लोकतांत्रिक आपका यानी कि डेमोक्रेट नहीं था, लोक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आपके वयस्क हो चुके हैं वो वोट गिने और सभी नागरिकों को वोट गिनने का अधिकार के पक्ष में थे।
कि केवल आप ये मत कहिए जो आपके श्रेणी वाले लोग हैं वही लोग वोट गिर सकते, सॉरी जो आपके स्टेटस वाले लोग हैं वही वोट गिर सकते हैं, श्रेणी वाली को भी वो सारे अधिकार, वो सारे पक्ष उनको मिलने चाहिए। ये इसमें उदारवादी उनके पक्षधर थे और कह रहे थे कि उनका मानना था वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही होना चाहिए। अब कोई कह रहा है कि भैया इसमें भी कमी थी, क्या करें कि जो सत्ता संपत्तिधारी है उनको ही मिलना चाहिए। क्या ऐसा ये मानना सही है कि जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं वही इसके हकदार होंगे और लोगों को क्या नहीं मिल सकता, इस तरह का जो राइट्स है वो आपको नहीं मिल सकता? क्या ये सही है या गलत है? आप सोचकर विचार करके बताइए। और जितना पढ़ा है, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जरूर पूछिए मेरे प्यारे। तो इतना हमें उदारवादियों का समझ है। अब आगे आपके रेडिकल समूह वाले, ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहे कि इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, कि जिसकी आपका बहुमत, आबादी जिसको बहुमत दे देगी आप उसी को समर्थन दे दो, उसी को पकड़ा लो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे कि महिलाओं को भी आपका वोट गिरने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि महिलाओं के वोट के अधिकार की बात क्या आप आपके उदारवादी कर रहे हैं? तो वो नहीं कर रहे हैं। ये आपको ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा है, कहीं भी उन्होंने इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। क्लियर है? उदारवादी के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति की प्राप्ति की तरह ही विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकलन हो इसका विरोध करते थे। अब ये कैसे थे? ये उदारवादियों के बिल्कुल विपरीत थे। कैसे विपरीत थी? जो आपके बड़े जमींदार हैं, संपन्न उद्योगपति से प्राप्त तरह के विशेष अधिकार हैं, उनके खिलाफ बोलते थे। ये जमींदारों के खिलाफ बोल रहे थे और कह रहे हैं कि इन्हें निजी संपत्ति से कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर तुम्हारे पास कोई संपत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी संपत्ति का जो कुछ ही लोगों के पास हो जाए, ये इसका संकलन, आपका इसको क्या करते थे? आपका विरोध करते थे। तो मेरे हिसाब से आपका उदारवादी और आपका रेडिकल और रूढ़िवादी में सबसे अच्छे कौन बने? मेरे हिसाब से तो अभी तक रेडिकल समूह जो है वो ज्यादा अच्छा निकला है। क्लियर है? आगे बढ़े। कह रहे हैं कि रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। ये किसके खिलाफ बोल रहे थे? कि रेडिकल वालों के भी और जो आपके उदारवादी हैं इन दोनों के खिलाफ ये आपका बोलते थे या था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उनका क्या मानना था कि नहीं, अब आपके बदलाव की जरूरत है। ठीक, यानी कि 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, रूढ़िवादियों का बेसिकली मेन मुद्दा वो क्यों विरोध करते थे? तो परिवर्तन में विचारों का विरोध था, वैसे किस तरह का कोई विरोध नहीं था। जो आपके विचार हैं, जो परंपरा हैं, उन्हीं पर वो लोग, आपका रूढ़िवादी हमेशा अपना जो है एलिगेशन लगाते आए हैं, जो अपने ऑप्शन करते आए हैं। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, बल्कि बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। क्या कह रहे हैं? कि अतीत को आप सीधा भूल मत जाओ कि आपके पास में क्या था, आपकी संस्कृति, आपके धरोहर, जिस तरह की बात करते थे कि सीधा आपने उठाया बिल्कुल साइड कर दिया। नहीं, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन लाने चाहिए। कौन कह रहा है? रूढ़िवादी तबका। तो रूढ़िवादी भी सही लग रहा है यहाँ तो, लेकिन इनमें अगर आप सारा कंपेयर करो, जो आपका रेडिकल है ये थोड़े अच्छे हैं और उदारवादी भी ठीक ही हैं। उदारवादी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के धर्म से, समाज से। तो अभी तक 3 स्टेटस आप लोग इसमें पढ़ चुके हो। कौन कौन से? आपका उदारवादी, रेडिकल और आपका रूढ़िवादी। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका रेडिकल, उदारवादी और आपका रूढ़िवादी में कोई प्रॉब्लम आपका है नहीं, मुझे लगता है सब आपको अच्छे से समझ आ गया इसका मतलब। चलिए, तो बहुत बेसिक डिफरेंस था, वैसे आप उनको बहुत अच्छे से अंतर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनके बीच जो आपका डिफरेंसेस हैं आप उनको नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विधिवत विचारों में काफी टकराव हुआ। अब आपका पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी होगी तो चीजें आपके सेंट्रल की बिगड़ती ही हैं, जाहिर है। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण में कोशिशों ने सभी राजनीतिक धाराओं और आपको सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। सब क्या हो गई थी, अलग अलग से स्पष्ट हो गई थी। अब देखिए औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कि किस तरह से औद्योगिक परिवर्तन हुआ और औद्योगिक समाज क्या है, इन सभी को आपका हमको देखने का, पढ़ने का, सीखने का आपको मौका मिलेगा और हम इसको एक एक करके अपना विचार करेंगे और एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक था। द्योतक का मतलब है इंडिकेटर था, सूचकांक था या पहल थी, ऐसे समझ सकते हैं द्योतक को। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। किसका था? आर्थिक बदलाव इसमें होने थे और गहन मतलब बहुत डीपेस्ट आपके सोशल रिफॉर्म की बात कर रहा था। यह एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक विकसित क्षेत्र हो रहे थे, रेलवे में काफी सुधार हो चुका था और औद्योगिक क्रांतिकारी जो क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण में औरतें, आदमियों, बच्चों सबको कारखाने में ला दिया गया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी थी, मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी की समस्या आम थी, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट थी। ठीक, जानने पर भी बेरोजगारी और बढ़ गई, शहर में तेजी से बसते फैलते जा रहे थे। इसके अलावा साफ सफाई कम मुश्किल होती जा रही थी। उदारवादी और रेडिकल दोनों ने इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश की। अब दोनों ही समूह सामने आए हैं, उदारवादी और रेडिकल। लंदन में गरीबी की दशा का एक व्यक्ति ने चित्र बनाया है, आप देखिए। कह रहे हैं कि 19वीं सदी में मध्य लंदन में गरीबी की दशा को उस समय एक व्यक्ति की दृष्टिकोण से बनाया गया। देखिए ऐसी कंडीशन थी आपकी लंदन, गरीबी की चरम सीमा। क्लियर है? आगे बढ़े। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व के थे, यानी कि उस समय जितनी भी आपकी इंडस्ट्री थी वो कैसी थी, आपका निजी थी। व्यक्तिगत का मतलब होता है निजी, यानी कि प्राइवेट हाथ का होना, हम उसको निजी कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफी संपत्ति थी। कह रहे चाहे वो आपके उदारवादी रहे हो चाहे आपके रेडिकल रहे हो, उन सभी के पास काफी संपत्ति थी, यानी कि इनके पास भी रिसोर्सेज अच्छे थे। क्लियर है? और उन्हें यह बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे कि तरह तरह के प्रयासों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और उन्होंने वो सारे काम किए थे। कोशिश क्या थी कि हर चीज में क्या मिले, हर चीज में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपका बढ़ावा मिले। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होंगे और नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ दिया जा सकता है। कैसा हो सकता है? जो लाभ है वो आपका मिल सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम, उद्यमशील और उनका गहन विश्वास था कि उनकी मान्यता थी कि अगर हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाएगी तो गरीबों को रोजगार मिलेगा और उनके पास पूंजी है और उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका मिलेगा। कैसा मिलेगा? उनके पास पूंजी है और उन्हें बिना किसी के रोक टोक के जो है काम करने का आपका मौका दिया जाएगा। तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआत के दशक में सामाजिक परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इधर गिर्द गोलबंद हो गए। और यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी,
बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलन क्रांतिकारी के पक्ष में थे। कह रहे हैं कि फ्रांस, इटली, जर्मन और रूस के लोग क्रांतिकारी हो गए, राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। उदारवादी कार्यकर्ता राष्ट्र में ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। राष्ट्रवादी क्या चाह रहे थे कि सबको समान अधिकार दिया जाए। कैसे मिले सबको समान अधिकार? 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिब्से मिजनी का लक्ष्य प्राप्त करना था कि अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ उन्होंने साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर में राष्ट्रवादी भी आंदोलन रचनाओं में पढ़ते गए। राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते गए। अब उन्होंने जो अपनी रचना लिखी, जो उन्होंने लिखा था, मेज़िनी ने जो लिखा पूरे विश्व ने पढ़ा और अपने यहाँ राष्ट्रवादी चीजें जो आंदोलन था उनसे उन्होंने प्रेरणा स्रोत के रूप की तरह उन्होंने काम किया। क्लियर है? तो ये कंडीशन थी यूरोप में आपके राष्ट्रवादी, उदारवादी, रूढ़िवादी और आपका रेडिकल की जो पूरी कंडीशन थी। क्या क्या स्थिति थी मैं आपको समझा चुका हूं। यहां तक किसी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो कोई डाउट, कोई क्वेरी है आपका? तो यूरोप में समाजवाद का आना, इसको हम लोग आपका और अच्छे से देखिए कैसे यूरोप में आपका समाजवाद बढ़ा, क्या उसकी कंडीशन थी। चलिए, नहीं है ना, आगे बढ़ जाएं, गौर करके देखें। यूरोप में समाजवाद का आना, समाज के पुनर्गठन की संभावना सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने की विचारधारा समाजवाद ही है। कि समाज को पुनर्गठन करने की संभावना और दूरगामी दृष्टि प्रदान करना की जो विचारधारा है वो ही आपका राष्ट्रवाद है। कि आने वाले 100 साल के बाद हमारा समाज कैसा होगा, हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं, यही कल्पना ही आपकी समाजवाद है। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? यही कल्पना क्या है आपकी? समाजवाद। चलिए, समाजवाद में निजी संपत्ति के विरोधी थे। कह रहे कि समाजवाद में आप निजी संपत्ति को इकट्ठा जो है नहीं कर सकते, इसका हमेशा विरोध किया जाता है। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व का सही नहीं मानते। कह रहे किसी के पास अपना कुछ नहीं होना चाहिए। अगर समाजवाद है मतलब सबको समान अधिकार। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था सारी समस्याओं का जड़ है। जो लोगों के पास आपका पैसा है, जो संपत्ति है ना, यही असली जड़ है लोगों की। क्लियर है? लोग इसीलिए सत्ता, पावर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जब संपत्ति नहीं रहेगी तो आपको लोगों को क्या किसी की पड़ी है। वे ऐसा क्यों मानते थे? और कह रहे हैं जो उनका तर्क मतलब जो उनका विचार था वो जिस आधार पर ये बात कहते थे कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने ही फायदे का मतलब रहता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जिनके पास संपत्ति है उन्हें केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है, उन्हें किसी की फीलिंग्स, किसी से कोई मतलब नहीं है। वह उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। यानी कि जो उनकी संपत्ति में अगर कुछ काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, उनके विषय में कुछ नहीं सोचते। अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण होगा तो साझा सामाजिक हितों की ध्यान दिया सकता है। समाजवाद की तरह इसका बदलाव चाहिए और इसके उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। और कह रहे हैं कि कैसा बदलाव हो, उन्होंने इसके लिए बड़े पैमाने पर बहुत आपके जो है बदलावों को चलाया है। ठीक। और कह रहे हैं कि अगर कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवाद का यह आधार क्या होगा। क्या अगर किसी समाज में कोई पैसा नहीं है, क्या वो फल फूल सकता है? बताइए आप मुझे सोच के। चलिए, तो इन सबों पर हम लोग अपना विचार करेंगे, इन सभी को देखेंगे। एक बार घर जाकर अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है तो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।